हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे व्यंजनों को वर्गीकरण पे। यानी कि आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। इतना समझ में आ गया होगा। इसकी पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी वो बात करी थी स्पर्श व्यंजन यानी कि वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे। आप यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो मैंने ये लिखा है स्पर्श व्यंजन यानी कि वर्गीय व्यंजन। यानी कि वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। मैंने पिछली क्लास में इसकी परिभाषा नहीं बताई थी, अब यहां पर समझेंगे आप, ध्यान देंगे। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा या वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करके निकले। यानी कि मुंह के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करके निकले। अब वो कौन कौन से भाग होंगे, ध्यान देंगे। यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान देंगे आप। एक हो जाएगा, इसमें पहला वाला जो भाग होगा इसका नाम हो जाएगा भैया आपका कंठ। इसी के बाद में जो दूसरा वाला भाग हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा भैया आपका तालु। इसी के बाद में जो इसका अगला वाला भाग होगा इसका नाम हो जाएगा आपका मूर्धा। इसी के बाद में जो इसका अगला वाला भाग होगा इसका नाम हो जाएगा भैया आपका दंतीय यानी कि दंत। और इसके बाद में भी जो अगला वाला भाग होगा इसका नाम हो जाएगा भैया आपका ओष्ठ। क्या नाम हो जाएगा भैया आपका, ओष्ठ हो जाएगा। मैंने ये बताया आपसे, यानी कि अगर मैं बात करूं यानी कि इसके क्रम की, तो यानी कि पहला जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। कंठ के बाद में क्या आता है भैया आपका तालु, और तालु के बाद में क्या आता है भैया आपका मूर्धा। और इसके बाद में जो आता है वो आता है आपका दंत, और दंत के बाद में जो आता है इसका नाम हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, वो करेंगे यानी कि इस पूरी यानी कि ये मैंने यहाँ पे पूरी वर्णमाला बना रखी है। और इस पूरी वर्णमाला में यानी वर्णमाला में जो पहला पार्ट आता है वो क्या आता है आपका वर्ग। इसी के बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है उच्चारण स्थान। इसी के बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है आपका एघोष, और क्या हो जाएगा भैया आपका अल्पप्राण। इसकी बात मैंने शुरू में ही बता दी थी, यानी कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ठीक, अब नासिक्य क्या होता है। ठीक है भैया, अब यहां पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान देंगे यहां पे, अगर मैं बात करूं आपसे वर्ग की, तो इस वर्ग में जो पॉइंट आता है इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका कंठीय। यानी कि पहला वाला जो भाग आता है इसका नाम हो जाएगा कंठीय, या मैं बोल दूं इसको कंठ। कहने का मतलब यह है, आपसे ना उच्चारण स्थान पूछेगा ना ही वर्ग पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, यानी कि कंठीय जो होता है, कंठीय को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भैया आपका कंठ कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे कंठीय और क्या हो जाएगा आपका कंठ। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं, जैसे आपका कै हो जाएगा, ख हो जाएगा, और एक आपका ग हो जाएगा, और एक हो जाएगा भैया आपका घ हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका ड़। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी के बाद में अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा आपका तालव्य, और तालव्य का ही अन्य नाम क्या होता है भैया आपका तालु। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, यानी कि च हो जाएगा, छ हो जाएगा, ज हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, झ हो जाएगा, और एक लास्ट वाला क्या हो जाएगा भैया आपका व हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। मैंने पिछली क्लास में यह भी बताया था, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, यानी कि कहां तक, यहां तक, ये वाला जो पार्ट होता है इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है भैया आपका स्पर्श संघर्षी। इन्हें क्या कहा जाता है भैया आपका स्पर्श संघर्षी, इन्हें कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मूर्धन्य। मूर्धन्य का अगला नाम होता है भैया आपका मूर्धा। ठीक, इसमें ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, और एक गणित वाला ड़ हो जाएगा। ठीक है भैया, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं दंतीय, और दंतीय का अगला नाम होता है भैया आपका दंत, यानी कि जिसे बोल दिया जाता है आपका दांत। ठीक, एक हो जाएगा त, एक ठ हो जाएगा, द हो जाएगा, ध हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका न हो जाएगा। फिर इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ओष्ठीय, और ओष्ठीय के जो अन्य नाम होते हैं वो कौन कौन से नाम होते हैं, ध्यान देंगे। इसे ओष्ठ भी बोला जाता है, इसे ओठ भी बोला जाता है, और इसे आपका होठ भी बोला जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं, एक पै हो जाएगा, एक फै हो जाएगा, एक बै हो जाएगा, और एक आपका वह हो जाएगा, और एक आपका क्या होगा, मैं होगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, ध्यान देंगे।
ये मैंने सारा कुछ बता दिया इसके बारे में, यानी कि कंठीय से कौन कौन से वर्ण आते हैं, तालव्य से कौन कौन से आते हैं, मूर्धन्य से कौन कौन से आते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, ध्यान देंगे आप। यानी कि इनके अलावा और भी कंठीय में आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ध्यान देंगे। एक हो जाएगा भैया इसी में आपका छोटा वाला आ, एक हो जाएगा इसी में आपका बड़ा वाला आ, इसी में एक हो जाएगा भैया आपका जिसे बोला जाता है भैया आपका विशान देंगे भैया। यानी कि इनके अलावा और कौन कौन से वर्ण आते हैं, बंद करो से। तो क्या हो गया, बहना वीडियो देखती है भैया, तो ये देखा है भैया या बहना जो भी देखे, वो तो एक मेरी हैबिट है। ये क्या करो ना, देखो भैया क्या करो ना, देखो बच्चों। अजी देख लिया बच्चों, इसे चालू करिए और चालू करेंगे। ध्यान देंगे भैया, इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एक हो जाएगा भैया आपका छोटा वाला आ, एक हो जाएगा इसी में बड़ा वाला आ, और एक हो जाएगा भैया इसी में आपका विसर्ग जिसे कहा जाता है अयोग बाहर, ठीक। और एक आता है इसी में आपका है आता है, यह आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान देंगे कंठी में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, इनके अलावा एक हो जाएगा छोटा, एक हो जाएगा बड़ा, एक हो जाएगा भैया आपका विसर्ग, और एक हो जाएगा आपका है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब तालव्य की अगर मैं बात करूं तो तालव्य में ये वाला पार्ट तो आता ही आता है, इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एक हो जाएगा भैया इसी में आपका ये हो जाएगा, एक आपका स हो जाएगा बड़ा वाला, और एक हो जाएगी इसी में छोटी, और एक हो जाएगी इसी में आपकी बड़ी। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। यानी कि यह हो जाएगा, स हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, और एक आपकी बड़ी। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं मूर्धन्य में, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। एक इसमें ऋ आ जाएगा जिसे आप ऋषि बोलते हैं, एक आपका पैच्र्य वाला से आ जाएगा। यानी कि इस मूर्धन्य में ये तो आते ही आते हैं, इनके अलावा और कौन कौन से आते हैं, एक ऋषि भी आता है और एक आपका पैच्र्य वाला से भी आता है, ठीक। इसी के बाद में अगर मैं दंतीय की बात करूं तो दंतीय में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है एक आपका रे हो जाएगा, एक आपका ले हो जाएगा, और एक आपका इसी में छोटा वाला से हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ये वाले जो तीनों होते हैं आपके, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, इसे कहा जाता है भैया आपका वर्तस्य से बोला जाता है, और इनका उच्चारण कहां से होता है। तो इन्हें कहा जाता है भैया आपका दंत मूल। दंतमूल क्या हो जाएगा भैया आपका मशूड़ा, यानी कि दंतमूल मशूड़ा। ध्यान देंगे आप, यानी कि रे हो जाएगा, ले हो जाएगा, से हो जाएगा, और यानी कि इनका उच्चारण स्थान कहां कहां से होता है। इसे कहा जाता है भैया आपका वर्तस्य कहा जाता है, दंतमूल यानी कि मशूड़ा इसे कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके दंतीय में आते हैं, ठीक। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा भैया आपका ओष्ठीय हो जाएगा। ओष्ठीय में कौन कौन से आते हैं, यहां पे ध्यान देंगे आप जरा। देखो एक तो इसमें हो जाएगा भैया आपका छोटा, ठीक, और एक हो जाएगा भैया इसी में आपका बड़ा, यानी कि छोटा ऊ और एक क्या हो जाएगा आपका बड़ा ऊ। यानी कि ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, आपके इसमें आते हैं। और इनके अलावा और कौन कौन से आते हैं भैया, ये सारे का सारा ये वाला जो पार्ट लिखा है ये भी इसी में आता है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। अब ध्यान देंगे आप, मैंने जो लिखा है यहाँ पे वर्तस्य है, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है। ध्यान देंगे, वर्तस्य वो होता है यानी कि जीभ का जो अगला वाला भाग होता है, जीभ में जो नुकीला वाला भाग होता है, यानी कि जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट होगा, यानी कि जीभ जो होगी कहीं ना कहीं, यानी कि दांतों को, दांतों के साथ साथ में मसूड़ों को स्पर्श करेगी। जब स्पर्श करेगी तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका वर्तस्य। यहां समझेंगे इस तरीके से, यानी कि वर्तस्य होता क्या है। वर्तस्य की अगर मैं बात करूं, यानी कि जीभ का जो अगला वाला भाग होता है, यानी कि जिसे चोंच बोला जाता है, वही क्या कहा जाएगा, आपका वर्तस्य। कहीं ना कहीं जीभ मसूड़ों को और आपके क्या होगी, दांतों को स्पर्श करेगी, तो क्या हो जाएगा भैया, आपका वर्तस्य हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। अब ध्यान देंगे इस वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है, ये जो ड़ होता है इसे, यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कहां से होता है। तो ये हो जाएगा भैया आपका नासिक, यानी कि ये भी नासिक में आएगा, ये भी नासिक में, ये भी नासिक में, ये भी और ये भी। इतना समझ में आ गया होगा।
इसी लाइन को कहा जाता है वर्ग का पंचमा अक्षर। आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। यानी कि वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो क्या होता है, यानी कि वर्णमाला की जो पांचवी वाली लाइन होगी उसे ही क्या कहा गया, वर्ग का पंचमा अक्षर। और वर्ग का पंचमा अक्षर जो कहा था किस स्वर वर्ण को कहा गया, यानी कि किसे कहा गया, तो उसका नाम हो जाएगा भैया आपका अयोग महावर्ण। और अयोग महावर्ण को एक नाम दिया गया, उसे भी क्या कहा जाता है भैया, आपका अनुस्वर कहा जाता है। तो डॉक्टर श्याम यानी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उस अयोग महावर्ण यानी कि अनुस्वर को क्या कहा था, वर्ग का पंचमा अक्षर। क्या कहा था, वर्ग का पंचमा अक्षर। यहाँ पे भी यानी कि 2 पॉइंट निकल करके आए, ये सारे के सारे जो व्यंजन वर्ण हो जाएंगे इन्हें कहा जाता है आपका व्यंजन वर्ण, और इस वाले को कहा जाता है भैया आपका स्वर वर्ण। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसे क्या कहा जाता है, आपका अनुस्वर कहा जाता है। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा वर्ग का पंचमा अक्षर। फिर यहाँ पे ये पूछा गया, ये जो न होता है, ये जो न होता है ये सैघोष होगा या फिर आपका कैसा होगा, अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा या एघोष होगा। तो आपको पता है इस लाइन के जितने भी हो जाएंगे सैघोष हो जाएंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे, और आपके कैसे हो जाएंगे, नासिक के हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर वो आपसे पूछ लेगा ये जो ट होता है ये आपका एघोष होता है या आपका अल्पप्राण होता है, महाप्राण होता है या सैघोष होता है। तो आपको पता है इस लाइन के जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एघोष होंगे, और क्या होंगे, आपके अल्पप्राण होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात कर लूं आपसे इस ग की, तो इस ग को मतलब क्या कहा जाता है, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो कहां से होगा, तो ये हो जाएगा आपका सैघोष हो जाएगा। यानी कि इस वाली लाइन के जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सैघोष हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे भैया, आपके अल्पप्राण हो जाएंगे। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे आप, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये पहली वाली लाइन हो जाएगी, ये आपकी दूसरी लाइन हो जाएगी, ये तीसरी वाली हो जाएगी, ये आपकी चौथी लाइन हो जाएगी, और ये पांचवी। तो मैंने कोड बताया था, यानी कि ये जो महाप्राण होगा इस महाप्राण का जो कोड होगा वो क्या होगा, यानी कि ये हो जाएगी आपकी दूसरी लाइन, और ये हो जाएगी भैया आपकी चौथी लाइन। तो महाप्राण का कोड क्या हो जाएगा आपका 24, पहले ही बता चुका हूं मैं। इसी के बाद में ये जो एघोष होता है और ये आपका एघोष होता है, यानी कि अल्पप्राण की बात कर लो तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहली लाइन, तीसरी लाइन, और एक हो जाएगी पांचवी, यानी कि 1 3 5, यानी कि 135 जो कोड होगा वो किसका होगा, अल्पप्राण का होगा। ठीक है भैया, इसी के बाद में एघोष की अगर मैं बात करूं, पहली लाइन और क्या हो जाएगी आपकी दूसरी लाइन, यानी कि 1 और 2, यानी कि 12 जो कोड बताया था किसका बताया था, एघोष। इतना समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में लास्ट की जो तीनों लाइनें होंगी, यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी, 3 4 5, यानी कि 300 जो होगा आपका, यानी कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी जो लाइन होगी, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका 3 4 5। तो 3 4 5 जो कोड होगा, यानी कि 345 कोड होगा वो किसका होगा, तो वो हो जाएगा भैया आपका सैघोष का। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, ध्यान देंगे, नोट करेंगे आप इसको जरा। ठीक है भैया, ध्यान देंगे आप। अगर मैं इसी के बाद में बात करूं तो ये इसके बाद में जो पॉइंट आएगा आपका निकल करके वो इस तरीके से आएगा, ध्यान देंगे। एक पार्ट होता है भैया आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका कंठ, और प्लस क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका ओष्ठीय। क्या हो जाएगा भैया आपका ओष्ठीय हो जाएगा, और ये जो पार्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका कंठोष्ठीय। क्या बन जाएगा भैया आपका कंठोष्ठीय बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया आपका कंठोष्ठीय। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इस कंठोष्ठीय में कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल देखेंगे आप। इसमें एक हो जाएगा आपका छोटा ओ हो जाएगा, एक आपका इसी में बड़ा ओ हो जाएगा, और एक आपका इसी में ये वाला ओ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, ध्यान देंगे, मैंने ये बता दिया कंठ और प्लस क्या हो जाएगा आपका ओष्ठीय हो जाएगा, मिलाकर के क्या हो जाएगा भैया इन दोनों को, ये हो जाएगा कंठोष्ठीय। तो पूछा गया कंठोष्ठीय के अंतर्गत कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा, और ये वाला ओ हो जाएगा। यानी कि इन तीनों ओ को किस में रखा गया भैया आपका, इसमें रखा गया, यानी कि छोटा ओ और बड़ा ओ, और एक हो जाएगा डॉक्टर वाला ओ। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं अगले पार्ट की, तो एक हो जाएगा भैया इसी में आपका दंत, और प्लस क्या हो जाएगा आपका ओष्ठीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया आपका ओष्ठीय। इन दोनों को मिलाकर के एक पार्ट बनेगा,
इसका नाम हो जाएगा दंतोष्ठी। इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा भैया इसी में आपका फ हो जाएगा और एक आपका ब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि एक इसमें क्या आएगा, फ आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका ब हो जाएगा। तो इन्हें क्या कहा जाता है भैया, आपका दंतोष्ठी। ठीक है भैया। अब इसी के बाद में जो अगला पार्ट आता है, तो एक हो जाएगा आपका भाई कंठ हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका तालव्य हो जाएगा। पूछा जाएगा कंठ तालव्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, या कंठ और तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप जरा, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका छोटा ए और एक हो जाएगा भैया यहाँ पे आपका बड़ा ए। इतना समझ में आ गया होगा, ध्यान देंगे। यानी कि कंठ और ओष्ठीय में कौन से आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, छोटा हो बड़ा हो, और एक हो जाएगा ये वाला। एक दंत और ओष्ठीय में कौन से आ जाएंगे, दंतोष्ठीय में फ हो जाएगा व हो जाएगा। एक हो जाएगा कंठ प्लस तालव्य, यानी कि कंठ प्लस क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो एक हो जाएगा छोटा ए और एक क्या हो जाएगा आपका बड़ा ए हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, तो यहां तक मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, यानी कि इनका उच्चारण स्थान कहां कहां से होता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। ठीक है भैया, ध्यान देंगे। अब यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी के। अब इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, तो यहां पे हेडिंग डाल देंगे आप। इसे कहा जाता है भैया आपका ऊष्म, या इसे कहा जाएगा आपका संघर्ष। यानी कि ये हो जाएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये हो जाएंगे भैया आपके ऊष्म या क्या हो जाएंगे, संघर्षी व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा, ध्यान देंगे। अब इनकी भी मैं बात करूं तो इनकी पहले परिभाषा की बात करेंगे। अब इनकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, ध्यान देंगे आप। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान को रगड़कर या घर्षण करके निकले, यानी कि रगड़ खाकर या घर्षण करके निकले, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा ऊष्म यानी कि संघर्षी व्यंजन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब घर्षण या रगड़ खाकर के हवा निकलेगी तो इन्हें एक नाम और दिया गया, तो इन्हें कहा गया भैया आपका गर्मी पैदा करने वाले। इन्हें कह दिया गया गर्मी पैदा करने वाले व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, तो मैंने ये बता दिया है आपसे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी कि ऊष्म जो व्यंजन होते हैं इनकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब ध्यान देंगे, अब ये जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी भैया आपकी 4। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ध्यान देंगे आप। अब ये 4 कौन कौन सी होती है, तो एक तो हो जाएगा भैया आपका बड़ा से, एक हो जाएगा पैतरे वाला से, और एक हो जाएगा भैया आपका इसी में छोटा से, और एक हो जाएगा आपका इसी में है हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि तीनों से हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा आपका है हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इन तीनों से की, तो इनका उच्चारण स्थान मैंने बता दिया अभी क्लास में। अब जो हम बात करेंगे वो यहां पे ये पूछा जाएगा आपसे, यानी कि ये सहघोष होते हैं या आपके अघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। ध्यान देंगे, तो ये तीनों जो सह होते हैं वो आपके कैसे होते हैं भैया, आपके अघोष होते हैं। क्या हो जाएंगे, ये अघोष हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे भैया, ये आपके महाप्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, ये महाप्राण हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं इस है की, तो ये जो है होता है ये कैसा होता है, यानी कि सहघोष होता है या अल्पप्राण होता है, महाप्राण होता है या अघोष होता है। तो ध्यान देंगे, ये जो सह होता है ये हमारा क्या होता है, आपका सहघोष होता है। ये होता है भैया हमारा सहघोष होता है, और क्या होता है, इसे कहा जाता है भैया आपका महाप्राण। इतना समझ में आ गया होगा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये कहां से इसका उच्चारण स्थान, यानी कि कहां से इसका उच्चारण किया जाता है, तो ये किया जाता है भैया आपका कंठीय से।
इसमें भी क्या होगा, यानी कि कंठ के भीतर स्थित, कंठ के भीतर स्थित। समझ में आ गया? ध्यान देंगे। अब कंठ के भीतर स्थित, आप किसी भी व्यंजन वर्ण का जब उच्चारण करेंगे और उसके साथ साथ में इसका भी करेंगे, तो कहने का मतलब यह है जब इसका उच्चारण स्थान करेंगे तो कंठ का जो निचला वाला जो भाग है वहां से कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी ध्वनि निकल करके आएगी। तो इस वाले यानी कि ये सबसे निचले वाले भाग से इसकी ध्वनि निकल करके आती है, तो इसे इसलिए बोला गया कंठ के जो भीतर स्थित होता है। तो इसकी जो ध्वनि निकलती है वो गले के सबसे निचले वाले भाग से निकलती है। इतना समझ में आ गया होगा। और अगर विश्वास नहीं है तो आप बोल करके देख लेंगे, यानी कि है क्या हो जाएगा भैया, आपका है हो जाएगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी ध्वनि निकल करके आएगी, तो तभी इसे नाम दिया है कंठ के भीतर स्थित। बात क्लियर हो गई होगी। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है कांकल्य। इसे क्या कहा जाएगा भैया, आपका कांकल्य भी इसे कहा जाता है। और इस है को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है भैया आपका स्वर यंत्रीय, या इसे कहा जाएगा स्वर यंत्रीय मुखी। इतना समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे, मैंने ये बताया है, यानी कि ये सैघोष हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, कंठीय हो जाएगा, यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कहां से होता है, कंठीय से होता है। इसे और किस नाम से आना जाता है, तो इसे कांकल्य बोला जाता है। ये आपका स्वर यंत्रीय होगा, यानी कि स्वर यंत्रमुखी होगा, यानी कि इतने नामों से किसे जाना जाता है भैया, आपका है को जाना जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, नोट कर लेंगे। ये नोट कर लिया होगा आपने। ध्यान देंगे अब इसके अगले वाले पार्ट पे। इसका जो अगला वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, बंद कर दो इसको। ठीक है भैया, ध्यान देंगे। इसके बाद में जो आपका पार्ट आता है वो हो जाएगा आपका अंत्येष्टि व्यंजन। कौन से व्यंजन हो जाएंगे भैया, आपके अंत्येष्टि व्यंजन, और ये हो जाएंगे अंत्येष्टि व्यंजन। और अंत्येष्टि व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा को देखें। इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, यानी कि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा भैया, आपका अंत्येष्टि व्यंजन। दोबारा से देखेंगे, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भैया आपका अंत्येष्टि व्यंजन। और इस अंत्येष्टि व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो यहां से इसकी संख्या पूछी जाएगी। इसकी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, तो इसकी जो संख्या होती है भैया वो हो जाएगी आपकी 4। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, अब ये 4 कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका ये हो जाएगा, एक इसी में आपका र हो जाएगा, एक इसी में ल हो जाएगा, और एक इसी में ब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि यह हो जाएगा, र हो जाएगा, ल हो जाएगा और एक ब हो जाएगा। तो इन्हें क्या कहा जाता है, अंत्येष्टि व्यंजन। अब यहां पे भी एक पॉइंट ये पूछा गया है, ये जो अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं इन्हें क्या क्या कहा जाता है, यानी कि सैघोष होंगे, अघोष होंगे, अल्पप्राण होंगे या महाप्राण होंगे। तो अगर मैं यहां की इसकी बात करूं तो ये हो जाएंगे भैया आपके सैघोष हो जाएंगे, और ये आपके अल्पप्राण हो जाएंगे। ये हो जाएंगे भैया आपके अल्पप्राण हो जाएंगे, और ये आपके सैघोष हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो ये होता है और ये वाला जो ब होता है, इन दोनों को एक नाम दिया गया। इन्हें कहा जाता है भैया आपका अर्धस्वर। इन्हें क्या कहा गया भैया, आपका अर्धस्वर। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, और इस ब की अगर मैं बात करूं और इस ये की मैं बात करूं तो इस ये को एक नाम दिया गया, तो इसे कह दिया गया भैया आपका पूर्ण। इसे कह दिया गया पूर्ण अर्धस्वर, और इसे जो नाम दिया गया वो दिया गया है भैया आपका अर्ध स्वर। इतना समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है, ये र ल और व ये आपके अंत्येष्टि व्यंजन हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 4।
जब 4 इनकी संख्या हो जाएगी तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है भैया वो ये वाला आता है, और पूछा गया है ये और वह को किस नाम से आना जाता है, तो इन्हें कहा जाता है भैया आपका अर्धस्वर। अब इन दोनों में भी कंपेयर कराई गई, यानी कि इसमें तुलना कराई गई, तो यहां पे भी कौन कौन से हो जाएंगे ध्यान देंगे। यानी कि ये को नाम दिया गया पूर्ण अर्धस्वर और वह को एक नाम दिया गया अर्धस्वर। अब ये जो नाम दिया गया क्यों दिया गया, एग्जाम्पल देखेंगे जरा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पे जो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे लिखाई, ठीक है भैया, और एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने यहां पे आपका लिखाई, पूर्ण हो जाएगा, तो इसलिए इसे नाम दिया गया पूर्ण अर्धस्वर। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लूं तो यहां पे एग्जाम्पल देखेंगे, एक तो होता है भैया आपका कौवा और एक होता है भैया आपका कौवा। तो कहने का मतलब यह है यहां पे क्या है, आपको कुछ ना कुछ अर्ध स्वर देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि कौवा और यहां पे क्या हो जाएगा आपका कौवा। इतना समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है, इसलिए इसे कहा जाता है अर्धस्वर, किसे बै को, और इसे कहा जाता है भैया आपका पूर्ण अर्धस्वर, किसे ये को। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया, नोट करेंगे, ध्यान देंगे। यहां पे एक नोट डालेंगे। अगर मैं इस नोट की बात करूं तो इसमें एक लिख देंगे भैया आप, इसी में रह, और एक हो जाएगा आपका ले, एक रह हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका ले हो जाएगा। अगर मैं रह की बात करूं तो इससे संबंधित भी परिभाषा पूछी गई है, तो इससे संबंधित परिभाषा लिखेंगे आप, ध्यान देंगे। यानी कि जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे, यानी कि जिसके उच्चारण में कह दूं या जिनके उच्चारण में, यानी कि जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे, तो उसे कहा जाता है भैया आपका, इसे भी नाम दिया गया तो इसे कहा जाता है भैया आपका लुंठित। क्या हो जाएगा भैया, ये आपका लुंठित हो जाएगा। इसी का एक नाम हो जाएगा प्रकंपित हो जाएगा, या कभी कभी पूछ लिया जाता है आपका प्रकंपी आ जाएगा, यह हो जाएगा भैया आपका प्रकंपी, ठीक है। या इसे कहा जाता है, यानी लुढ़कने की जब बात आ गई तो इसे बोला जाता है लौड़ित, इसे बोला जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि लुंठित इसे कहा जाता है, प्रकंपित इसे कहा जाता है, प्रकंपी इसे कहा जाएगा, इसे लौड़ित इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, नहीं कि जिसका उच्चारण लुढ़क करके किया जाता है तो उसे कहा जाता है भैया आपका लौड़ित, यानी कि प्रकंपित, या इसे कहा जाएगा लुंठित। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसमें भी सबसे ज्यादा जो नाम पूछे जाते हैं, एक तो ये वाला पूछा जाता है और एक आपका ये वाला पूछा है। बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं ले की, तो इस ले से संबंधित एक परिभाषा पूछी गई है, ध्यान देंगे। यानी कि जिसके उच्चारण में हवा या वायु जीभ की बगल से निकल जाए, यानी कि जिसके उच्चारण में हवा या वायु जीभ की बगल से निकल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा भैया आपका, तो इसे भी एक नाम दिया गया, इसे कह दिया गया भैया आपका पार्श्विक। पार्श्व का मतलब होता है, यानी कि इस पार्श्व का मतलब ही क्या होता है, बगल से निकल जाना, साइड से निकल जाना। तो इसे जो नाम दिया गया वो क्या कह दिया गया भैया आपका पार्श्विक, इसे कहा गया। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। अब ध्यान देंगे, पहले इसे नोट करेंगे आप, ध्यान देंगे भैया। इसी के बाद में जो आपका अगला पॉइंट आता है, मैंने यहां पे जो बात करी है, मैंने आपको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के बारे में भी बता दिया, यानी कि इसी के बाद में मैंने ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसी के बाद में अंत्येष्टि व्यंजनों के बारे में बता दिया। अब इसके बाद में जो आपका अगला पॉइंट आता है वो हो जाएगा भैया आपका संयुक्त व्यंजन। क्या नाम हो जाएगा इनका, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। संयुक्त व्यंजन की जो परिभाषा होती है, यानी कि जिनके उच्चारण में, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें कहा जाता है भैया आपका संयुक्त व्यंजन। ध्यान देंगे। अब ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इसे भी अन्य नामों से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है भैया आपका संयुक्ताक्षर। इसे क्या कहा जाएगा भैया आपका संयुक्ताक्षर, इसे कहा जाएगा। और इसे किस नाम से आना गया, तो इसे कहा जाता है भैया आपका मिश्रित, इन्हें कहा जाएगा भैया आपका मिश्रित व्यंजन। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कहा जाता है भैया आपका गुच्छ व्यंजन, इन्हें कहा जाता है भैया आपका गुच्छ व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। यानी कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर इन्हें कहा जाएगा,
मिश्रित व्यंजन इन्हें कहा जाएगा और इन्हें गुच्छ व्यंजन कहा जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इनकी संख्या की अगर मैं बात कर लूं, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है भैया वो होती है आपकी 4। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अभी मैंने बताया था ऊष्म संघर्षी जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला क्रम करा रहा हूं, 4-4 वाले सारे करा दे रहा हूं, पहले ध्यान देंगे। अब यहां पे जो आता है आपका एक आता है क्षत्रिय वाला 6, एक आ जाएगा आपका त्र्य, और एक आ जाएगा इसी में आपका गैस से ज्ञानी, और एक आ जाएगा भैया आपका इसी में श्राप वाला सिर। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहां पे जो पहला क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा, तो यहां पे ये पूछा गया है, यानी कि क्षत्रिय वाला जो 6 आता है वो किसके मेल से यानी किसके योग से बना हुआ होता है। यानी कि सारे के सारे जो होंगे जब इनका उच्चारण हम करेंगे तो अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ेगी। जब अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ेगी तभी मैंने यहाँ पे ये एक बात कही है, यानी कि क्षत्रिय वाला जो 6 होगा ये किसके योग से यानी कि किसके मेल से बना हुआ होगा। तो ध्यान देंगे आप, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने आपका कै, और यहाँ पे हो जाएगा आपका से, और यहाँ पे भी क्या होगा भैया आपका हलंत। ठीक, यानी कि आधा कै हो जाएगा और पूरा से हो जाएगा। इनके मेल से जो मिलकर के बनेगा वो क्या बनेगा भैया आपका क्षत्रिय वाला 6। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तय हो जाएगा, आधा तय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रे, और इसके मेल से जो मिलकर के बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका त्र्य हो जाएगा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका जय हो जाएगा, और ये भी आपका आधा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नासिक के व्यंजन यानी कि उया हो जाएगा। ठीक है भैया, और इसके मेल से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका गैसे ज्ञानी। ठीक, इसी के बाद में यहाँ पे आता है बड़ा से, और बड़ा से भी हो जाएगा आपका आधा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रे, और इसके मेल से जो मिलकर के बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका श्राप वाला से। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इन चारों में वो आपका ये वाला होगा। अधिकतर परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षत्रिय वाला जो 6 है वो किसके योग से यानी कि किसके मेल से मिलकर के बना है। तो आपको पता है आधा क्या और क्या हो जाएगा आपका से। तो समझ में आ गया होगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये वाले जो होते हैं आपके वो चारों ही होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहा जाता है आपका संयुक्त व्यंजन। इतना समझ में आ गया। ठीक है, नोट करेंगे। ध्यान देंगे भैया। इसी के बाद में यानी कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और उस पर स्टार लगा लेना, और इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं आपका, पहले ही क्वेश्चन बिगड़ दिए, पहले ही बता रहा हूं मैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नोट डाल देंगे, और ये जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे आप, यानी कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा यहां से वो ये पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन से, यानी कि हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाले 6 का जो क्रम आएगा वो किस बण के बाद में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाले जो 6 का क्रम होगा वो किसके बाद में आएगा, यानी कि किस बण के बाद में आएगा। तो ये जो आता है क्रम वो आता है भैया आपके कै के बाद में, और कै भी कैसा आएगा आपका आधा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर किसी वजह से एग्जाम में होता क्या है, कै आ जाता है आपका, हलंत लगाना भूल जाते हैं, तो कभी कभी ये वाला कै भी आ जाता है। इतना समझ में आ गया। ये वाला क्या आएगा, अगर दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में तो आप पहले ये वाला आंसर लगाएं। ठीक, और किसी वजह से ये वाला ना दे रखा हो और ये वाला हो तो ये आपकी मजबूरी बनेगी लगाने की, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हालांकि इतना ये वाला पूछा नहीं जाएगा, यही वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए बता रहा हूं मैं। क्षत्रिय वाले 6 का जो क्रम आता है वो किसके बाद में आता है, इसके बाद। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, अब यही वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये जो बात सिद्ध करी थी वो किस व्यक्ति ने करी थी, इस पर ध्यान देंगे आप। यानी कि एक व्यक्ति है, उनका नाम है आपका डॉक्टर हरदेव बाहरी। क्या नाम हो जाएगा, डॉक्टर हरदेव बाहरी। और हरदेव बाहरी की एक पुस्तक है, हरदेव बाहरी की एक पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम हो जाएगा राजपाल। क्या हो जाएगा, राजपाल हिंदी शब्दकोश। इतना समझ में आ गया। और इसके जो लेखक हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर हरदेव बाहरी। बात क्लियर हो गई।
यानी कि ये वाली जो लाइन मैंने कही है अभी, हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाले 6 का जो क्रम आता है वो किस वर्ण के बाद में आता है? तो किसके बाद में आता है भैया? आपके कै के। और कै भी कौन सा हो जाएगा? आधा। ये जो बात सिद्ध करी थी वो किस व्यक्ति ने सिद्ध करी थी? तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा डॉक्टर हरदेव बाहरी। और डॉक्टर हरदेव बाहरी की एक पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम था राजपाल हिंदी शब्दकोश। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया था क्षत्रिय वाले 6 का जो क्रम आएगा वो आएगा राजपाल हिंदी शब्दकोश जो पुस्तक होगी उसके अनुसार, उसमें सिद्ध करके दिखाया था इन्होंने। और इस व्यक्ति का नाम क्या हो गया भैया? आपका हरदेव बाहरी। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया, नोट कर लेंगे इसको। ध्यान देंगे भैया, इसी के बाद में जो अगला टॉपिक आता है उस पर ध्यान देंगे। देखो, इन्हें कहा जाता है भैया आपके आगत। क्या नाम हो जाएगा इनका? आगत हो जाएंगे। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है गृहीत दुहेनिया। इन्हें कहा जाता है गृहीत दुहेनिया। दुहेनिया। अब इसी के बाद में इन्हें और क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आपका अरबी फारसी। इन्हें कहा जाता है आपके अरबी फारसी। कहने का मतलब यह है आगत हो जाएंगे, गृहीत दुहेनिया हो जाएंगी, अरबी फारसी व्यंजन हो जाए। ठीक है, इन्हें एक नाम और दिया गया। इनका जो एक नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे हिंदी की नवीन दुहे, यानी कि नवीन विकसित, नवीन विकसित दुहेनिया। ठीक है भैया, यानी कि आगत वर्ण हो जाएंगे, यानी कि आगत व्यंजन हो जाएंगे, गृहीत दुहेनिया हो जाएंगी, या इन्हें कहा जाएगा अरबी फारसी के व्यंजन वर्ण, या इन्हें कहा जाएगा नवीन विकसित दुहेनिया। यानी कि जो हिंदी के क्षेत्र में, यानी कि हिंदी में जो नए जो व्यंजन बनाए हैं उन्हें ही क्या कहा गया? आपका नवीन विकसित दुहेनिया। ठीक है भैया, अब ये कितनी होती है? इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है आपकी 5। अब जो 5 होती है वो कौन कौन सी होती है? तो ध्यान देंगे, तो एक तो हो जाएगा भैया आपका कै, एक हो जाएगा इसी में आपका खै, एक हो जाएगा इसी में गै, एक हो जाएगा जय, और एक हो जाएगा आपका फै। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है यहां पे लगा दिया नुक्ता। ठीक, अब यहां पे नुक्ता लगाया गया तो यहां पे भी एक व्यक्ति आते हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। ध्यान देंगे, इनका नाम हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। इनका नाम हो जाएगा राजा शिव प्रसाद, और इन्हीं का उपनाम होता है सितारे हिंद। क्या नाम हो जाएगा भैया? सितारे हिंद। अब इसमें नुक्ता लगाने का जो रिवाज चालू करा था, यानी कि नुक्ता लगाने का जो रिवाज प्रारंभ किया वो किस व्यक्ति ने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। क्या नाम हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद। यानी कि ये जो नुक्ता लगाया है वो किस व्यक्ति ने लगाया है इन व्यंजन वर्णों में? तो उनका नाम हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया, फिर आपसे ये पूछा जाएगा अरबी फारसी के जो व्यंजन होते हैं, अरबी फारसी की जो दुहेनियां होती है वो कौन कौन सी होती है? तो यानी कि जिस व्यंजन वर्ण में आपके नुक्ता लगा हुआ है वही क्या हो जाएंगे? अरबी फारसी के हो जाएंगे। पहचान लेंगे आप। ठीक है भैया, अब इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो इनके उच्चारण स्थान की बात करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्या होगा, ये हो जाएगा भैया आपका स्पर्श। और इसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भैया आपका कंठी से बोला जाएगा, और इसे कहा जाता है आपका जिह्वा मूल। इसे कहा जाएगा आपका जिह्वा मूल। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाएगा आपका उष्म हो जाएगा, और ये आपका संघर्षी हो जाएगा, और ये आपका कंठ से बोला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जिह्वा मूल। क्या हो जाएगा? आपका जिह्वा मूल। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक। अब ये जो सेम लाइन है इस खे के लिए, तो यही वाली सेम लाइन किसके लिए हो जाएगी? गे के लिए। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक। यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान होगा उष्म हो जाएगा, संघर्षी हो जाएगा, कंठीय से बोला जाएगा, और क्या हो जाएगा? आपका जिह्वा मूल। यानी कि इसमें सब में जो होगा जीभ का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो होगा ये आपका उष्म हो जाएगा, ये आपके संघर्षी हो जाएंगे, और ये हो जाएगा भैया आपका वर्तस्य हो जाएगा।
इतना समझ में आ गया होगा। पूछा गया जय जो होता है वो कैसे, मतलब जय का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहां कहां से होता है, ऊष्म हो जाएगा, संघर्षी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वर्तस्य। इसके अलावा मैंने और भी बताए थे, रे हो जाएगा, लय हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक भैया, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऊष्म हो जाएगा, संघर्षी हो जाएगा और इसका जो उच्चारण स्थान होगा और क्या होगा, तो यह होता है आपका दंतोष्ठी। क्या हो जाएगा भैया आपका, दंतोष्ठी। अभी इसके पहले मैंने बता रखा है आपको, यानी कि जो आपका फ होगा वो उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो कहां से होगा आपका, दंतोष्ठी से। अब दंतोष्ठी की अगर मैं बात करूं तो यानी कि फ भी आ जाता है और एक आपका बे भी आ जाता है। ठीक है, बे के लिए पूछा भी गया है, बे के लिए ये पूछा गया दंतोष्ठी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है आपका ऊपर के दांत, ऊपर के दांत प्लस नीचे का होठ। कहने का मतलब यह है बे भी आपका और फ भी आपका क्या होगा, दंतोष्टीय होगा। जब दंतोष्टीय होगा तो ऊपर के दांत यानी कि ऊपर के दांतों से और नीचे के होठों से क्या किया जाएगा, इसका उच्चारण किया जाएगा। किसका, फ का और बे का। सबसे ज्यादा जो इन दोनों में इंपॉर्टेंट है वो कौन सा वाला हो जाएगा, बे हो जाएगा और इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया। इतना समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, तो ये मैंने किसकी बात बता दी, अरबी फारसी के जो व्यंजन होते हैं इसकी मैंने बात बता दी। और जब स्वर मैंने पढ़ाए थे तो मैंने एक आगत बताया था, यानी कि आगत जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा, तो इसके बारे में हमने बात करी थी। इसे अर्ध चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ये अंग्रेजी भाषा का होगा और यही कहां से निकल करके आया था, इन्हीं में से निकल करके आया था। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया आपका, आगत। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये चीज मैंने आपको किसमें बताई थी, ये बता दी थी मैंने आपको स्वर के, यानी कि स्वर जब मैंने पढ़ाई थी तब बता दिया था। अब अरबी फारसी के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद में जो आपका अगला टॉपिक आता है उसकी हम बात करेंगे, तो ध्यान देंगे आप। तो ये हो जाएंगे भैया आपके उत्क्षिप्त। इनका नाम क्या हो जाएगा आपका, उत्क्षिप्त, या इन्हें कहा जाएगा भैया आपका द्विगुण। क्या हो जाएंगे, द्विगुण व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा। तो यानी कि इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन या इन्हें कहा जाएगा द्विगुण व्यंजन। अब इसकी जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, परिभाषा। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। अब बात करने से पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, ध्यान देंगे। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पहले ऊपर उठकर, यानी कि जीभ पहले कहां उठेगी, ऊपर उठेगी, यानी कि जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, ऊपर वाले भाग को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। ठीक है भैया, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पहले ऊपर उठकर, यानी कि जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर झटके के साथ नीचे आए, तो उन्हें कौन सी व्यंजन बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है भैया आपके उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी कि द्विगुण व्यंजन। अब पूछा गया है इनकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। अगर मैं संख्या की बात कर लूं तो इनकी जो संख्या होती है भैया वो होती है आपकी दो। कौन सी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब दो भी कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाएगा भैया आपका ये वाला और एक हो जाएगा आपका ये वाला। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन और इन्हें क्या कहा जाता है आपका, द्विगुण व्यंजन। इतना समझ में आ रहा होगा। मैं इस तरीके से बता रहा हूं, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्वेश्चन पूछने की, सारा का सारा क्लियर कर रहा हूं मैं इस क्लास में। ठीक है भैया, तो नोट करेंगे आप, इसको नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे। अब ये पूछा जाएगा इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, यानी कि दो ही क्वेश्चन पूछे, दो या एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली बात तो ये पूछा गया है, यानी कि हिंदी शब्दकोश में किसी भी शब्द को जब हम बनाएंगे तो उस शब्द की शुरुआत इन वाले व्यंजन वर्णों से नहीं होगी। यानी कि कोई भी एक नाम लिखेंगे, कोई भी आपने नाम देखा होगा, तो वो जो नाम होगा वो इनसे शुरुआत, यानी कि इन वर्णों से शुरुआत नहीं हो सकती किसी भी नाम की। पहली बात तो हो गई ये। फिर दूसरा ये पूछा गया है, यानी कि इनका प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है पर, यानी कि हिंदी में किया जाता है पर संस्कृत में नहीं किया जाता। तो पूछा गया है ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता है, तो संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है।
और संस्कृत में जिनका प्रयोग किया जाता है वो कौन से वर्ण होते हैं? तो इन्हें कहा जाता है भैया आपका संयुक्त, इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 4। तो संयुक्त जो स्वर होते हैं, संयुक्त जो स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। अब इनका प्रयोग तो किया जाता है संस्कृत में और इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, नोट कर लीजिए, ध्यान देंगे आप। इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है नोट डालेंगे, इस नोट में लिखेंगे आप, इनका नाम हो जाएगा अयोग वर्ण, इनका नाम हो जाएगा अयोग वर्ण। क्या नाम हो जाएगा? अयोग वर्ण। इतना समझ में आ गया होगा? अयोग जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है भैया वो आपकी 2 होती है। और 2 भी कौन कौन से होते हैं ध्यान देंगे आप। तो एक तो हो जाएगा भैया इसी में आपका ये वाला अनुस्वर, और एक हो जाएगा भैया आपका विसर्ग। इसे कहा जाता है आपका विसर्ग और इसे कहा जाता है भैया आपका अनुस्वर। ठीक, इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो किस तरीके से पूछेगा? इस तरीके से एक लाइन बना देगा और इस लाइन में इस तरीके से एक बिंदी लगा देगा। ठीक है भैया, तो पूछ लेगा ये जो प्रतीक चिन्ह है वो किससे संबंधित है? तो आपको पता ही क्या होता है आपका अनुस्वर। ठीक है, यही तो रखा है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करूं विसर्ग की, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देगा, पूछ लेगा ये जो चिन्ह है वो किसे दर्शाएगा इन दोनों में से? तो आप क्या बताएंगे? विसर्ग को। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अनुस्वर और विसर्ग को ही क्या कहा जाता है भाई? आपका अयोग वर्ण। ठीक है, आप ध्यान देंगे, यहां पे भी एक व्यक्ति आते हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। क्या नाम हो जाएगा? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। और आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने ही एक बात कही थी, यानी कि ये कहा था ये जो अयोग वर्ण होंगे ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, ना ही ये स्वर होंगे ना ही ये व्यंजन होंगे। ये बात भी किसने कही थी? ये कही थी आपके आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। तो अयोग वहां जो वर्ण कहा जाता है वो किसके अनुसार कहा जाता है? इन दोनों को वो कहा जाता है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया, नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे भैया। अब अयोग वर्ण के बाद में जो आपका अगला टॉपिक आता है उस पर ध्यान देंगे। देखो, एक हो जाएगा भैया आपका अमानक वर्ण। क्या नाम हो जाएगा इसका? अमानक वर्ण। और एक होता है आपका मानक वर्ण। तो ये मानक वर्ण जो होते हैं ये तो सभी जानते होंगे, ध्यान देंगे। यानी कि अमानक वर्ण हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका? मानक वर्ण। अगर मैं मानक वर्ण की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, हिंदी जो वर्णमाला होती है वो कैसी होती है? तो वो आपकी कैसी होती है? मानक होती है। कैसी होती है भैया? आपकी मानक वर्णमाला। तो कहने का मतलब यह है हिंदी वर्णमाला में जितने भी आपके व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण है वो सारे के सारे क्या होंगे? मानक होंगे। अगर मैं बात करूं अमानक की, तो जो हिंदी वर्णमाला में जितने भी आपके स्वर वर्ण यानी कि व्यंजन वर्ण है, अगर उनका ही रूप बिगाड़ दिया जाए, उन्हें टेढ़े मेढ़े किस्म का बना दिया जाए, तो वो कैसे हो जाएंगे भैया? आपके अमानक हो जाएंगे। यहां से सीधे सीधे समझेंगे। ठीक, अब अमानक वर्ण में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो एक ही पूछा जाता है। देखो यहां पे लिख दिया मैंने आपका भय, ये आप आसानी से पहचान लेंगे। इसका जो प्रयोग है हमारी हिंदी वर्णमाला में दे रखा है और इसी का एक रूप बना दिया और इसे कह दिया गया आपका ये वाला, ये बन जाएगा। जब हम टाइप करते हैं तो टाइप करते करते इस तरीके से बन जाता है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका अमानक वर्ण हो जाएगा। और ये खाली कहां देखने के लिए मिलेगा? जब टाइप करते हैं तब ये आते हैं वर्ण निकल करके। ठीक है, तो मेरी बात यहां समझेंगे। यानी कि जो आपके मानक वर्ण होते हैं तो वो मैंने बता दिया, जो आपकी हिंदी वर्णमाला होगी वो पूरी की पूरी क्या होगी? मानक होगी। और उनका रंग रूप यानी कि उन्हें टेढ़े मेढ़े किस्म के बना दिया जाए, उनका रूप बिगाड़ दिया जाए, तो वो क्या बन जाएंगे? आपके अमानक। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक, और इसी के बाद में अगर मैं यहां पे लिख दूं, जैसे मैंने यहां पे ये ओए लिख दिया और इसको मैं यहां पे इस तरीके से लिख दूं। ठीक, अब यहां पे जैसे मैंने एक पार्ट लिखा ये वाला और इसे मैं यहां पे इस तरीके से बना दूं। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएंगे? अमानक हो जाएंगे। अब जैसे मैंने यहां पे एक ये लिख दिया आ, और एक लिख दिया मैंने यहां पे ये वाला और इसके ऊपर बांध दिया सर और यहां से मिटा दिया ये मैंने। अब ये बताओ इस तरीके का मिल जाएगा क्या हिंदी में देखने के लिए? नहीं मिलेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अमानक।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला। ध्यान देंगे, ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो एक ये हो जाएगा, और इस वाले ले को मैं इस तरीके से बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, लिरा हो जाएगा। अब इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में नहीं किया जाता। तो यानी कि इस वाले ले का रूप बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ दिया, जब बिगाड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका अमानक वर्ण हो जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जो टेढ़े मेढ़े किस्म के व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, अमानक वर्ण में आएंगे। और अमानक वर्ण में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आपका कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, नोट करेंगे, ध्यान देंगे भैया, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, इस पर ध्यान देंगे। सभी ने नाम सुनना का होगा, इसे कहा जाता है भैया आपका द्वित व्यंजन। क्या कहा जाता है इसे, आपका द्वित व्यंजन। ठीक है, द्वित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। अभी मैं जो बात करूंगा वो इसकी परिभाषा पे करूंगा। किसकी, इसकी परिभाषा पे करेंगे। ध्यान देंगे, इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, जब समान व्यंजन, यानी कि जब समान व्यंजन द्वित हो जाए, जब समान व्यंजन द्वित का मतलब यानी कि संयुक्त होकर के आए। ठीक, यानी कि जैसे ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह है जब समान व्यंजन संयुक्त होकर के आते हैं तो उन्हें ही क्या कहा जाता है भैया, आपका द्वित व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो द्वित व्यंजन है इससे संबंधित एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, ध्यान दो, ये सभी ने देख रखा होगा। ये हो जाएगा आपका दिल्ली, एक हो जाएगा भैया इसी में आपका बिल्ली, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसी में दिक्कत, एक हो जाएगा इसी में पक्का, एक हो जाएगा इसी में इक्का, एक हो जाएगा इसी में 70, एक हो जाएगा इसी में आपका 70 के बाद में यहां पे देखो एक लिख देंगे, यहां पे बच्चा लिख देंगे, क्या हो जाएगा, बच्चा, और एक लिख दिया यहां पे कच्चा। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि द्वित व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो द्वित व्यंजन जो हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो मैंने ये बताया जहां पे समान व्यंजन संयुक्त होकर के आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्वित व्यंजन कहा जाता है। जब द्वित व्यंजन कहा जाता है तो यहां समझ लो आप, जैसे कोई एक वर्ण ले लिया मैंने, ये वाला, जब ये वाला वर्ण किसी शब्द के बीच में आएगा तो ये अपने आप में आधा आएगा और इसके आगे वाला जो पार्ट आएगा वो पूरा आएगा। ठीक है, तो ये समान हो जाएंगे, यानी कि इसके जैसा अगला वाला हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, यहां पे देखो ये ले आ गया आधा और इस ले के बाद में पूरा ले आ जाएगा। यहां पे भी वही कंडीशन है, यहां पे भी देखेंगे, यहां पे भी सेम सेम दिखाई दे रहा है। बस इसमें एक ही बात पर ध्यान रखना, इसके जो पहले वाला होगा सेम होगा, पर कैसा होगा, वो आपका आधा होगा। इतना समझ में आ गया, यानी कि आधा वर्ण होगा, आधे के जो आगे आएगा सेम आएगा, पर क्या होगा, पूरा होगा। ठीक, तो यानी कि सेम सेम आ रहे हैं यहां पे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में अगर एग्जाम्पल मिलेगा और वो पूछेगा निम्नलिखित में से बताएंगे द्वित व्यंजन किसे कहा जाता है, यानी कि द्वित व्यंजन से संबंधित शब्द बताएंगे, तो कौन सा हो जाएगा भैया, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अब इस सारे में भी ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपका यही वाला होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस सेटों में आपने अगर 100 प्रैक्टिस सेट भी निकाले होंगे ना, तो 100 में 70-80 बार यही वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भैया, ध्यान देंगे। तो ये इस तरीके से पूछ लेगा, देखने के साथ ही बता देंगे द्वित व्यंजन होगा। और अगर इस द्वित व्यंजन में अगर थोड़ा सा हार्ड करके पूछ ले तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान देंगे, इसमें भी हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसने 4 ऑप्शन रख दिए आपके पास में, एक ऑप्शन रख दिया उसने दिल्ली, दूसरा ऑप्शन रख देगा भैया आपका बिल्ली, इसी में तीसरा ऑप्शन रख देगा, तीसरे ऑप्शन में यहां पे रख देगा दिक्कत, दिक्कत ना लिखेगा यहां, ध्यान देंगे, एक रख देगा यहां पे जैसे मैंने लिख दिया पक्का। ठीक, और डी ऑप्शन में यहां पे रख देगा पत्थर, क्या रख देगा, पत्थर। इतना समझ में आ गया होगा। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से बताएंगे कौन सा द्वित व्यंजन है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से बताएंगे कौन सा द्वित व्यंजन नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा। इसमें एक ऑप्शन बढ़ाना चाहेगा तो एक और हो जाएगा, जैसे पत्थर मैंने लिख दिया है, इसके अलावा और भी रख देगा, ध्यान देंगे पहले आप।
4 ही ऑप्शन आते हैं, ध्यान दो। तो ये हो जाएगा भैया आपका दिल्ली हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा निम्नलिखित में से बताएंगे कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, एक तो ये वाला भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और ये आपका नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, यहां पे सेम सेम दे रखे हैं तो आपने पहचान लिया एकदम से, ये आपका द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। पर ये वाला जो होगा ये भी आपका द्वित्व व्यंजन होगा, ध्यान रखेंगे। इतना हार्ड पूछेगा बस, आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये तो रटी हुई चीज हो गई, सेम सेम मिल रहा है भैया, सीधी सी बात है, द्वित्व व्यंजन होगा। अगर वो इस तरीके से दे देते तो तब इस कंडीशन में क्या लगाएंगे, ये भी आपका द्वित्व व्यंजन में होगा। ठीक है, पहले इतना नोट करेंगे, इसके आगे एक नोट लिखेंगे, उसमें लिखियो। ठीक है भैया, ध्यान दे। अब ये वाले क्वेश्चन तो हो गए द्वित्व व्यंजन से। अब इस वाले पार्ट से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एक नोट डालेंगे, इस नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, यहां लिख देंगे द्वित्व व्यंजन में। यहां पे हो जाएगा भैया आपका द्वित्व व्यंजन में, द्वित्व व्यंजन में पहला अक्षर, द्वित्व व्यंजन में पहला अक्षर अल्प प्राण होता है, और इसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा आपका महाप्राण। इतना ध्यान रखिए। इसकी एक शर्त है, अगर हार्ड करके क्वेश्चन पूछेगा तो कहने का मतलब यह है वो ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहां से पूछेगा, और इसकी ये शर्त होती है द्वित्व व्यंजन में पहला जो अक्षर होगा वो आपका क्या होगा, अल्पप्राण होगा, और दूसरा कैसा होगा आपका, महाप्राण होगा। कभी आपके 2 महाप्राण नहीं देगा वो आपके, ना तो इस वाले पार्ट में देगा और ना ही इस वाले में देगा, जो अब मैं बताऊंगा। आप ध्यान देंगे, आप जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं इस लाइन से संबंधित, जैसे ये वाले एग्जाम्पल वैसे ये वाले। इसमें एक लिख दिया मैंने पत्थर, और एक लिख दिया मैंने इसी में आपका अच्छा, एक लिख दिया इसी में मक्खी। क्या लिख दिया भैया, यहां पे एक मक्खी हो जाएगा, और एक इसी में क्या हो जाएगा, मट्ठा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपके साथ में सामने लिख दिए, और एक एग्जाम्पल और हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक लिख दिया मैंने आपका कुम्हार। तो ध्यान देंगे आप, यानी कि पत्थर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, मट्ठा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, कुम्हार हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे। तो मैंने क्या शर्त बताई है इसकी, यानी कि इसकी जो शर्त होगी वो ये होगी, यानी कि द्वित्व व्यंजन में पहला जो आपका व्यंजन वर्ण होगा वो क्या होगा आपका, अल्पप्राण होगा। और पहला व्यंजन वर्ण कौन सा वाला होगा, जो किसी शब्द में आधा होगा। ठीक है, अब किस तरीके से, यहां पे ध्यान दो। तो ये आपकी वर्णमाला होगी, ध्यान दो। क्या हो जाएगा, एक इसी में क्या हो जाएगा भैया आपका, च हो जाएगा, छ हो जाएगा, ज हो जाएगा, झ हो जाएगा, यानी कि च हो जाएगा, इसी में एक क्या हो जाएगा आपका, ट हो जाएगा, त हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका, प हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इसकी तो क्या हो जाएगा, तो आपने सुना होगा यहाँ पे क्या होता है, अल्पप्राण। इसकी दूसरी वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगा ख, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाप्राण। इतना समझ में आ गया होगा। च के बाद में जो दूसरा आता है वो हो जाएगा आपका छ, ये भी क्या हो जाएगा आपका महाप्राण। इसके बाद में आता है आपका ठ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, महाप्राण। इसके बाद में जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया आपका थ, तो ये भी क्या होता है आपका महाप्राण। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं प, और प के बाद में जो आता है वो क्या आता है आपका फ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका महाप्राण। तो यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो पहली वाली लाइन होगी वो सारे के सारे अल्पप्राण होंगे, दूसरी वाली जो लाइन होगी वो सारे के सारे महाप्राण होंगे। इतना समझ में आ रहा। अब यहां ध्यान देंगे, मैंने ये बताया कोई शब्द होगा, उस शब्द में जो पहला वाला वर्ण होगा वो अपने आप में आधा होगा, पर क्या होगा, वो आपका क्या होगा, अल्पप्राण होगा। ठीक, जब वो आपका अल्पप्राण होगा तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तय आ गया। जब तय इसमें दे रखा है तो कैसा होगा, ये आपका अल्पप्राण होगा, तो तय हो जाएगा आपका। अब इसके तुरंत बाद वाला देख लो थ, तो ये महाप्राण हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे च, कैसा हो जाएगा, अल्पप्राण, और छ कैसा हो जाएगा आपका, महाप्राण। इसी में क्या क्या हो जाएगा भैया आपका, अब क्या जो होगा अल्पप्राण होगा, और ख जो हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। यानी कि जो ट होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, और ठ जो होगा वो आपका महाप्राण हो जाएगा। ठीक, इसी के बाद में मैं जो आ रहा है वो कैसा हो जाएगा, लास्ट वाली जो लाइन होती है, 5वीं लाइन नासिक के वाली, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। इतना समझ में आ गया।
जब अल्पप्राण होते हैं और है जो होता है आपका सैगोस होता है और महाप्राण होता है आपका, तो ये सैगोस महाप्राण होता है, तो है हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा महाप्राण, और ये क्या हो जाएगा आपका अल्पप्राण। समझ में आ गया? तो जो मैंने बताया यानी कि किसी भी शब्द में आपको ये इस तरीके से शब्द मिलेंगे, उस शब्द को बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे और इस वाले रूल को याद रखेंगे, और इसके भी रूल में भी क्या दे रखा है, पहला जो अक्षर होगा वो अल्पप्राण होगा और दूसरा क्या होगा आपका महाप्राण होगा। इतना समझ में आ गया? तो पत्थर भी क्या हो जाएगा द्वितीय व्यंजन, अच्छे में भी क्या हो जाएगा द्वितीय व्यंजन, मक्खी में भी, मट्ठे में भी, और क्या हो जाएगा आपका कुम्हार। तो इस तरीके से कर लेंगे। ये तो आता ही आता है, ये मैंने और गहराई वाली बात बता दी, मतलब अंदर तक की चीजें बता दी मैंने आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है भैया, इससे हार्ड कभी नहीं पूछेगा। ये भी 1% पूछेगा ना, वरना 99% ये वाला पार्ट पूछता है। वो कौन सा वाला? ये वाला। ठीक, अब इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा और यहां से ये वाला पूछेगा। बात क्लियर होगी? समझ में आ गया होगा द्वितीय व्यंजन किसे कहा जाता है? ठीक है भैया, तो इसको नोट कर लेंगे, बाकी बात आगे करेंगे। ध्यान देंगे भैया। अगर मैं इसी के बाद में बात करूं तो अगला जो पॉइंट आएगा उस पर और बात करेंगे, लास्ट पॉइंट होगा ये आपका। तो यहां पे ये पूछा गया है हिंदी में उच्चारण के आधार पे, ये शुरू वाली क्लास में भी मैंने ये पॉइंट बताया था, फिर बता रहा हूं, यहां थोड़ा विस्तार से बता दूंगा, ध्यान देंगे। हिंदी में उच्चारण के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? कहने का मतलब यह है हिंदी में उच्चारण के आधार पे जो ध्वनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो भैया वो होती हैं आपके 3। ठीक, मैंने शुरू वाली क्लास में ये बताया था। अब ये 3 जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो एक का नाम तो हो जाएगा इसी में आपकी संयुक्त ध्वनि। क्या नाम हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि। और एक हो जाएगी भैया इसी में आपकी संपृक्त ध्वनि, और एक हो जाएगी भैया यहां पे ध्वनि आपकी युग्मक ध्वनि, मग ध्वनि। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो एक हो जाएगी आपकी यानी कि संयुक्त ध्वनि, और एक हो जाएगी संपृक्त ध्वनि, और एक हो जाएगी युग्मक ध्वनि उच्चारण के आधार पे। ठीक है भैया, अब यहां पे समझेंगे आप, यहां पे जो इसकी परिभाषा होगी वो क्या होगी। ठीक, इसके परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे, यानी कि 2 या 2 से अधिक ध्वनियां संयुक्त होकर के आती हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक ध्वनियां संयुक्त होकर के आती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका संयुक्त ध्वनि। क्या कहा जाएगा उन्हें भैया? आपका संयुक्त ध्वनियां होंगी। जब वो संयुक्त ध्वनियां होंगी तो किस तरीके से एग्जाम्पल पूछेगा, ध्यान देंगे, हाथों हाथ इसकी पहचान भी करते हुए चलेंगे। देखो यहां पे एक मैंने शब्द लिखा है प्राण, एक लिख दिया मैंने इसी में आपका प्रकर्ष, एक लिख दिया मैंने इसी में घ्राण। ध्यान देंगे आप, अब इसी में एक लिखा है मैंने यहां पे किलान लिख दिया, ये किलांत लिख दिया, या एक लिख दिया मैंने किलान, एक लिख दिया मैंने यहां पे मिलान। ठीक है भैया, ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। एक प्राण लिख दिया, एक प्रकर्ष लिख दिया, घ्राण लिख दिया, किलांत लिख दिया, किलान लिख दिया, और एक क्या लिख दिया मैंने आपका मिलान लिख दिया, मिलाने वाला। अब ध्यान दो, अब इतना आपको पता होगा जिस वर्ण में ये रे लगा हुआ होता है, रे की बात मैं अगली क्लास में करूंगा, सारे रे के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। ध्यान देंगे आप, अभी फिलहाल में मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, यानी कि जिस वर्ण में अगर ये वाला रे लगा हुआ होता है तो वो रे अपने आप में पूरा होता है, और जिस वर्ण में लगा हुआ होता है वो वर्ण अपने आप में आधा होता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, अब ये वाली ध्वनि एक ध्वनि में जुड़ी हुई है, तो कहने का मतलब यह है, मैंने ये बताया था 2 या 2 से अधिक ध्वनियां संयुक्त होकर के आती है। जब 2 या 2 से अधिक ध्वनियां संयुक्त होकर के आएंगी तो कौन सी ध्वनि बनेगी? संयुक्त ध्वनि। तो यहां पे ध्यान दो, इस वाली ध्वनि में एक ध्वनि क्या है आपकी जुड़ी हुई, इसमें भी जुड़ी हुई, इसमें भी जुड़ी हुई। अब ध्यान देंगे, इस कै को मैं आधा लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, तो ले ऐसे लिखा जाएगा, तो ये मिलेगा नहीं। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इस कै को ऐसे लिखूंगा किसी वर्ण के साथ में, तो अब ये पार्ट मिल जाएगा पूरा का पूरा, तो ये संयुक्त हो जाएगा, ये भी संयुक्त हो जाएगा, ये भी यहां पे मैं दे रखा है, जब मैं को ऐसे लिखूंगा तो ये अलग हो जाएगा, पर मैं को ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं किस तरीके से लिखूंगा? मिलान। तो यानी कि मैं को इसमें मिलाना है, यानी कि संयुक्त करना है, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका?
यानी कि किलान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका क्लांत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है एक दुहेनी दूसरी दुहेनी में जुड़ी हुई होगी, जब जुड़ी हुई होगी तो उस दुहेनी को ही क्या कहा जाएगा आपका संयुक्त दुहेनी। फिर आपसे ये पूछेगा प्राण में बताएंगे कौन सी दुहेनी है। अब प्राण में संपृक्त दुहेनी, युग्मक दुहेनी या संयुक्त दुहेनी, मैंने ये बता दिया। जब इस तरीके से पार्ट मिल जाए तो दुहेनी कौन सी होगी आपकी संयुक्त। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। अब मैं बात करूं संपृक्त दुहेनी की, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तीनों दुहेनियों को पहले देख लो, उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। ध्यान दो, संपृक्त दुहेनी क्या होती है? जब एक दुहेनी, इसकी जो परिभाषा है वो ये है, जब एक दुहेनी दो दुहेनियों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जब एक दुहेनी होगी और वो दो दुहेनियों से जुड़ी हुई होगी तो उसे क्या कहा जाएगा आपका संपृक्त दुहेनी। इतना समझ में आ गया होगा, ध्यान देंगे। अब इसके एग्जाम्पल से समझो आप जरा। अब यहां पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया कंबल, क्या लिख दिया मैंने कंबल। एक दुहेनी आपकी ये हो जाएगी और एक ये वाली हो जाएगी। बीच वाली जो दुहेनी होगी वो आपकी आधी होगी, ठीक है भैया, ध्यान देंगे आप। जब बीच वाली आधी होगी तो इस वाली दुहेनी से और इस वाली दुहेनी से ये वाली दुहेनी जुड़ी हुई होगी, ठीक। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो एक लिख दिया मैंने चंबल, नदी का नाम सुना होगा आपने, तो ये हो जाएगा वह और यहां यानी कि एक हो जाएगा च, ठीक। एक लिख दिया मैंने संबल, एक तो लिख दिया मैंने ये वाला और एक लिखा दिया मैंने आपका ये वाला संभल, ठीक है भैया। एक संबल और एक क्या हो जाएगा आपका संभल। अब यहां पे भी दुहेनी और यहां पे भी दुहेनी और ये बीच वाली दुहेनी इन दोनों से जुड़ी हुई है, ये वाली दुहेनी इससे भी जुड़ी है और इससे भी जुड़ी है। तो कहने का मतलब ये बीच वाली जो दुहेनी है वो आपकी आधी है और साइड की जो दुहेनी है वो आपकी पूरी है। तो मैंने इसकी परिभाषा क्या बताई थी, जब दो दुहेनियां, जब एक दुहेनी दो दुहेनियों से जुड़ी हुई होगी तो उसे कहा जाएगा आपका संपृक्त दुहेनी। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसी के बाद में मैं एक एग्जाम्पल और लिख दूं यहां पे, जैसे मैंने लिख दिया नंबर लिख दिया, तो एक दुहेनी ये हो गई, एक दुहेनी ये हो गई, बीच वाली दुहेनी दोनों दुहेनियों से जुड़ गई, तो इसे क्या कहा गया संपृक्त दुहेनी। अभी इस युग्मक दुहेनी में आओ। अभी मैंने एक पाठ कराया है आपको द्वित व्यंजन, और द्वित व्यंजन की परिभाषा भी बता दी थी मैंने। जब समान व्यंजन संयुक्त होकर के आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, द्वित व्यंजन। तो आप यहां पे ध्यान देंगे, द्वित व्यंजन के जो सेम जो बण देखने के लिए मिले थे वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके इस वाली में आएंगे, इसमें द्वित दुहेनी के यानी कि द्वित व्यंजन के जो कुछ जो एग्जाम्पल होंगे वो किस में आएंगे, इसमें आएंगे। कैसे, यहां ध्यान देंगे। जैसे मैंने एक तो लिख दिया दिक्कत और एक लिख दिया मैंने इसी में दिल्ली, मतलब ये सेम वाली जो कंडीशन आएगी, बिल्कुल सेम जो बण होंगे, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो किस में आएंगे, आपके युग्मक दुहेनी में आएंगे, ठीक। एक पार्ट तो आपका कर दिया मैंने क्लियर। तो यहां पे एक बात आ गई समझ, यानी कि आपके एक बात आई होगी समझ में, युग्मक दुहेनी जो होगी वो द्वित व्यंजन के सारे एग्जाम्पल अपने साथ में लेगी, ठीक। अब इसी के बाद में एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया प्रश्न, एक लिख दिया मैंने यहां पे प्रश्नता, एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया भाई आपका संपन्न, एक लिख दिया मैंने यहां पे आपका कंपन। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया, हैं। अब ध्यान दो, देखो यहां पे ये वाला जो पार्ट है द्वित बनना है आपका, यहां पे भी द्वित बनना है, यहां पे भी द्वित व्यंजन बनना है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर एग्जाम्पल पूछा गया है तो किस में आ जाएगा, युग्मक दुहेनी में। अब आपके दिमाग में एक बात फिर आ रही होगी, सर जी यहां पे जो आया है वो ये आया है और ये वाला पार्ट इसमें भी आया है, तो बिल्कुल ये वाला एग्जाम्पल जो होगा आपका वो किस में आ जाएगा, संयुक्त दुहेनी में आ जाएगा। यानी कि प्रश्नता वाला जो पार्ट है वो भी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। अब बात आती है संपन्न और कंपन की, तो अब फिर तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई, सर जी ये वाला जो एग्जाम्पल होगा वो भी इसमें आना चाहिए, इस वाले पार्ट में, बिल्कुल आ जाएगा। अब कैसा आएगा, ध्यान देंगे, ये जो स होगा और ये वाला जो प होगा, इन दोनों दुहेनियों के बीच में एक दुहेनी जुड़ी है, तो संपन्न भी इसमें आ जाएगा और कंपन भी इसमें आ जाएगा। और अगर द्वित व्यंजन की नजर से देखा जाए तो ये वाला पार्ट यहाँ पे द्वित बनना है, तो ये किस में आ जाएगा, युग्मक दुहेनी में। तो यहां सीधे सीधे ये समझो, अगर उसने क्वेश्चन ये पूछा है कंपन में दुहेनी कौन सी होगी, तो उसमें ऑप्शन में ये भी आएगा और ऑप्शन में ये भी आएगा, तो उसमें ए और बी ऑप्शन आएंगे, आते ही हैं ए और बी दोनों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तब भी आंसर आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। तो मैंने ये बता दिया आपसे,
तो कहने का मतलब ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो अब ध्यान दो, जैसे मैंने ये कंपन लिखा है, संपन्न लिखा है, या प्रसन्नता या प्रसन्न, ये वाले दोनों एग्जाम्पल इसमें हो जाएंगे, ये दोनों इस वाले में हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, संपृक्त ध्वनि के एग्जाम्पल युग्मक ध्वनि में पहुंच जाएंगे, संयुक्त ध्वनि के एग्जाम्पल युग्मक ध्वनि में पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब यह आप अच्छे तरीके से ध्वनियों को देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इन दोनों के इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक, द्वितीय व्यंजन के एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। तो ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया, और बाकी कोई चीज समझ में ना आए तो बाद में मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, नोट कर लेंगे आप, ध्यान देंगे भैया ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया है आपको, यानी कि संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको एक ही बात याद रखनी है, युग्मक ध्वनि के जो एग्जाम्पल होंगे वो संपृक्त में भी जाएंगे और आपके संयुक्त में भी जाएंगे, या संयुक्त ध्वनि के एग्जाम्पल युग्मक में भी जाएंगे और आपके संपृक्त ध्वनि के इसमें युग्मक में और संयुक्त के भी किसमें पहुंच जाएंगे, युग्मक। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहां पे नोट डाल देंगे, इस नोट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है जिन शब्दों के अंत में आ आता है, यानी कि छोटा वाला आ, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है भैया आपका आकारांत। मैंने ये शुरू में बताया था, इस वाले आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये किसी ना किसी व्यंजन वर्ण में छिपा हुआ रहता है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा भैया आपका आकारांत कहा जाएगा। जब आकारांत इसे कहा जाएगा तो किस तरीके से, तो ध्यान देंगे, आपको एक ही बात याद रखनी है, जिन शब्दों के अंत, यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ छिपा रहता है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, आकारांत, या जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है भैया आपका आकारांत। एक क्वेश्चन यही पूछा गया है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे आप कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, तो ये राम हो जाएगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है राम शब्द में बताएंगे आकारांत, ये वाला आकारांत, या आपका ये वाला आकारांत, या इसी में पूछ लेगा इकारांत, या आपसे पूछ लेगा ये वाला इकारांत। ठीक है भैया, तो जिनके अंत में ई आएगा, जैसे नदी लिख दिया तो आप फौरन समझ जाएंगे ये वाला इकारांत हो जाएगा। और अगर यहां पे मैंने जैसे लिख दिया है, यहां पे रीति लिख दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, छोटी आ रहा लास्ट में, तो ये आपका इकारांत हो जाएगा। और जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आपका एग्जाम्पल लिख दिया घोड़ा, तो यहां पे आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आकारांत। और जिसके अंत में कोई मात्रा नहीं आ रही है, और ये आपको पता है पहले से ही, किसी न किसी व्यंजन वर्ण में एक मात्रा छिपी हुई होती है, और वो भी कौन सी, छोटे वाले आ की, तो इस शब्द में क्या बनेगा आपका, आकारांत। इतना समझ में आ गया होगा। तो वो आपसे क्वेश्चन बना बना करके पूछेगा हिंदी की, इसमें क्वेश्चन पूछेगा जिन शब्दों के अंत में आ आता है, ये वाला आ तो आकारांत, ये वाला जिन शब्दों के अंत में ए आता है, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका आकारांत। इस तरीके से चलते चले जाएंगे, और इसमें कुछ नहीं करना, बस खाली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा यही वाला आता है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भैया, नोट कर लें।